In class 10 history CBSE syllabus, there are two very important lessons: the rise of the nationalism in Europe and nationalism in India. Now, if we have to understand both these lessons, we need to understand what exactly is nationalism. Nationalism is not very old concept. Actually, it is very new. We can trace back it to the 19th century. Now, when nationalism in Europe emerged, it emerged with French Revolution, it is said. Now, what exactly is nationalism? Is nationalism? Nationalism is a political, social, and cultural ideology that emphasizes the interest, identity, and unity of a nation. It is based on the idea that people who share a common culture, history, language, or territory should form an independent nation and govern themselves. तो किसी भी भूभाग में रहने वाले लोगों को अगर एक देश बन के उभरना है, एक देश ऐसा बोलना है, तो उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए और कुछ शेयर्ड वैल्यूज चाहिए। अगर ये है तो उस देश को एक देश माना जा सकता है। तो ये प्राचीन कॉन्सेप्ट तो नहीं थी। जहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, वहाँ से नेशनलिज्म का दुनिया में इमर्जेंस हुआ, ऐसा बोला जाता है। तो अभी यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ? नेशनलिज्म इन यूरोप emerged एज अ पावरफुल फोर्स इन द 19th सेंचुरी। पावरफुल फोर्स क्यों है? क्योंकि इसके वजह से देश के नक्शे बदल गए, दुनिया के नक्शे बदल गए। तो इतना बड़ा चेंज इसने लाया, इसलिए इसे पावरफुल फोर्स बोला जाता है। एंड इन द 19th सेंचुरी इट इज़ नॉट ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी न्यू, शेपिंग द पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है उसका पॉलिटिकल और सोशल दोनों लैंडस्केप बदल गए। इट बिगैन विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन which introduced the idea of the nation as a collective identity based on shared values and citizenship. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म का मूवमेंट इन यूरोप, जो 1789 डेट बोला जाता है। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशन का कॉन्सेप्ट कैसे सोचा? नेशन एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब क्या? सबका एक जैसा कोई तो भी सेमनेस, आइडेंटिटी। जैसे अभी उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट का कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हो गया? उड़िया लैंग्वेज हो गया, यहाँ का खान पान का कल्चर हो गया। ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी है एंड दिस कलेक्टिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम शेयर्ड वैल्यूज, जैसे मैंने अभी बोला। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज था जिसपे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेस्ड था, वो था सिटीजनशिप। क्योंकि आप देश के नागरिक बनते हो, तो पहले जो राजाओं की सत्ता थी वहां पे आप देश के नागरिक नहीं थे। वो राजा जो था वो देश का मालक था और आपको वो वहां पे रहने दे रहा था, जिसके बदले में आप उसको टैक्स दे रहे थे। आपका देश नहीं था वो राजा का एम्पायर था। तो ये दो चीज़ों की वजह से कलेक्टिव आइडेंटिटी एज अ नेशन उभरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। ओवर टाइम नेशनलिज्म इंस्पायर्ड मूवमेंट्स फॉर यूनिफिकेशन, इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी, transforming fragmented regions into unified nations states like जर्मनी एंड इटली। तो इसका नतीजा ऐसा हुआ, जैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी आया कि हम एक है, एक जैसे है कुछ वैल्यूज से, तो वहाँ पे नेशनलिज्म की वजह से यूनिफिकेशन हुआ। जो अलग अलग स्टेट है लेकिन लैंग्वेज वहाँ पे एक है, तो वो एक बन गए। उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस रहना सोचा। हम किसी राजा के, किसी फ्यूडल सिस्टम के अंतर्गत नहीं रहेंगे, हम फ्री रहेंगे। वहाँ पे डेमोक्रेसी आई और फ्रैगमेंटेड रीजन जो है वो यूनिफाइड हो गए, जिसका एग्जाम्पल है जर्मनी एंड इटली। हम देखते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। सो वी ऑल नो दैट इट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। डेट याद रखना है तो क्या ध्यान में रखना है? 7891 हमें याद रहता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उनका नेशन का आइडिया क्या था? सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री मार्किंग द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ मॉडर्न नेशनलिज्म का स्टार्ट हुआ। इसके पहले राजा, प्रजा, उनका किंगडम, उनका एम्पायर, यही चीजें थी। नेशनलिज्म ऐसा कुछ नहीं था। हम राजा से बिलोंग करते थे, राजघराने से
बिलोंग करते थे। राजा चेंज हो गया, राज घराना चेंज हो गया, उस तरह से उस देश का वेश भी चेंज हो जाता था। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ अ नेशन एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी पहले भी मैंने बोला कि उस देश के जो वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है, भाषा है, इन सबको एक जगह देखना, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बोला गया। और वो जो टेरिटरी है, उस जमीन पे रहने वाले सब लोगों में जब एक सिमिलर बातें हैं तो उनमें हम एक है, ये भावना जागरूक होना। तो ये पहली बार हुआ एज अ नेशन कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज एंड सिटीजनशिप। तो पहले राजा प्रजा नागरिक नहीं रहते थे, पहले पहले प्रजा रहती थी, और वो प्रजा को अधिकार नहीं थे, सिटीजन को लेकिन अधिकार रहते, नागरिकों को अधिकार रहते, वो लीगली उस देश के नागरिक रहते हैं। एंड दिस वॉज क्लियरली एक्सप्रेस फॉर फर्स्ट टाइम in history in French Revolution. The revolution sought to replace the old feudal system with a new order based on liberty, equality and fraternity. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और एक खासियत ये है कि इसने ओल्ड फ्यूडल सिस्टम को रिप्लेस किया। और वो ओल्ड फ्यूडल सिस्टम वो क्या था? हायरार्की। इट वाज अ हायरार्की। सबसे ऊपर किंग, फिर नोबल्स, फिर नाइट्स एंड देन पीजेंट्स। फिर उसके बाद उनका इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो था, मैनर जो था वो इकोनॉमिक सेंटर था। पीजेंट्स क्या करते थे? लैंड यूज करके उसका पोर्शन वहाँ पे देते थे। और इनके सब में एक इक्वलिटी नहीं था। पॉलिटिकल सिस्टम में पावर तो डिसेंट्रलाइज था, लेकिन मेन पावर नोबल्स के हाथ में रहता था। और सोशल स्ट्रक्चर में ऐसा था कि उनके रोल फिक्स थे। वो रोल, जिस रोल में वो उनका जन्म हुआ, वही रोल उनको जिंदगी भर करना है। और इस रिजिडिटी की वजह से लोगों में काफ़ी तकलीफें थी। तो लोग इसको टायर्ड हो गए थे। उन्हें इक्वलिटी बेस्ड कुछ तो भी चाहिए था, फ्रैटर्निटी चाहिए था, एक खुद का ऐसा देश चाहिए था। ऐसा देश, हम ऐसी जगह को देश नहीं मानेंगे, नेशन नहीं मानेंगे जहाँ पे हमें रहने का भी टैक्स देना पड़ रहा है। और वही बात यूरोप में लोगों को जब समझ में आई, तब उन्होंने इस ओल्ड फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ, इस ओल्ड फ्यूडल सिस्टम ऑर्डर के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया। और न्यू ऑर्डर चाहिए थे उनको, जहाँ पे लिबर्टी हो सबको, मूव करने की, कमाने की, जिंदगी जीने की, इक्वलिटी हो, कोई राजा नोबल ये स्टेटस नहीं हो, और सब लोगों में फ्रैटर्निटी हो। और इसी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म के राइज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देश बनने के बारे में। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अभी इस नेशनलिज्म के प्रोसेस में जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी वहाँ पे क्या शुरू हुआ? जैसे मैंने बोला कि हर देश में जो भूभाग है उसमें रहने वाले लोगों का एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रहता है। तो फ्रेंच में कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे शुरू हुआ था, उनके स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है आइडियाज ऑफ ला पेट्री एंड ले सिटियोन। ला पेट्री मतलब क्या? द फादरलैंड। किसी भी देश के लोग उस देश को एक तो मातृभूमि कहते हैं या पितृभूमि कहते हैं। मातृभूमि और पितृभूमि ही क्यों? क्योंकि माँ पिता ये दो हमें सबसे नज़दीक के नाते हैं। तो देश से हम डायरेक्टली नाता जोड़ रहे हैं। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए उन लोगों ने फ्रांस को फादरलैंड कहा। और दूसरा है ले सिटियन, जिसका मतलब होता है सिटीजन्स। तो हम इस देश के सिटीजन हैं, हम केवल प्रजा नहीं हैं, हम लीगली इस देश से बिलोंग करते हैं। और हमारा लॉयल्टी जो है वो नेशन से है, किसी राजा से नहीं, किसी फ्यूडल लॉर्ड से नहीं है। हम इस देश के लोग हैं। ये भावना इन दो आइडियाज़ के वजह से उभरने लगी। तो ये पहला स्टेप है टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। दूसरा है न्यू फ्रेंच फ्लैग।
The tricolor flag, blue, white, and red, replaced the royal standard, symbolizing the new ideals of the revolution, liberty, equality, and फैटर्निटी. अगर आप देश इस आइडेंटिटी से चलना चाहते हो तो आपको सिंबल्स लगेंगे, और इसीलिए कलेक्टिव आइडेंटिटी तैयार करने के लिए फ्लैग बहुत ज़रूरी है. और फ्रेंच लोगों ने उनका फ्लैग बनाया 3 कलर से, जो रिप्रेजेंट करते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो हम किसी राजा ने एक झंडा बनाया उसको सल्यूट नहीं करेंगे, वो हमारा देश नहीं, वो राजा का है, उसने उनके बस उसके मन के हिसाब से किया. हमें हमारा देश बोल के एक फ्लैग चाहिए, एक आइडेंटिटी चाहिए, और वो उन्होंने ट्राई कलर बनाई. ये दूसरा स्टेप्स हो गया. तीसरा स्टेप, स्टेट्स जनरल रीनेम नेशनल असेंबली. The State General, a feudal representative body, was replaced by the National Assembly, which represented the people as a whole, not just the clergy, nobility, and commoners as separate classes. अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले वहाँ पे स्टेट जनरल था, जिसमें 3 लोग डिसीजन लेते थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन्स. तो ये तीनों का मिला के स्टेट जनरल होता था. लेकिन 1789 में जब इसका मीटिंग चला, उसमें से कॉमन्स ने खुद को अलग कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया फ्रॉम रॉयल अथॉरिटी, एंड दे फॉर्म अ नेशनल असेंबली. चौथा जो स्टेप्स था, जहाँ पे न्यू हाइम्स कंपोज्ड एंड ओथ्स टेकन, नया सॉन्ग बनाया जो ला मर्सिलीज ऐसा था, जहाँ पे जो नेशनल एंथम है वहाँ का, एंड ओथ्स लाइक द टेनिस कोर्ट ओथ. दीज इंस्पायर पेट्रोटिज्म एंड यूनिटी अमॉन्ग सिटीजन्स. पांचवा है द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो इसके पहले फ्यूडल सिस्टम में राजा हो, नाइट्स हो, नोबल्स हो, क्लर्जी हो, इनका अलग अलग से आपका फ्रेगमेंटेड फ्यूडल स्ट्रक्चर था. तो यहाँ पे आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ, जो दिस फ्रेगमेंटेड फ्यूडल स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट गवर्नेंस अक्रॉस द फ्रांस. जैसे आज हमारे देश में पूरे देश के लिए अलग अलग गवर्नमेंट नहीं है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन ये सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जुड़े हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, और एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. और ये सिस्टम एक होने की वजह से भी हम खुद को एक देश बोलते हैं. तो देश बनने के लिए ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, इसमें इनका 5th स्टेप्स था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो रहा वो था इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश. मतलब यहाँ पे जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो उनको अलग अलग ट्रेड बैरियर्स थे, इंटरनल ट्रेड बैरियर्स. आज जैसे हमारे देश में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, अगर हम ट्रेड करते हैं तो इंटरनल कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं. हम महाराष्ट्र से कुछ भी आज मंगा सकते हैं, हम यूपी से कुछ भी मंगा सकते हैं, हम राजस्थान से कुछ भी मंगा सकते हैं. तो ये एक हमें एक देश होने का एहसास देता है. एंड रिमूविंग दिस इंटरनल ट्रेड बैरियर्स promoted economic unity and made France a single economic entity. सातवां है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. Because of this, what happened? The introduction of the metric system, standardized measurements, facilitating trade and daily life. भाषा भी देश के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, एक भाषा होना. तो इसीलिए फ्रांस में फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, एंड फ्रेंच वॉज प्रोमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज टू स्ट्रेंथन कल्चरल यूनिटी. तो इस तरह से फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी राइज हुआ. कलेक्टिव आइडेंटिटी के अलग अलग स्टेप्स में